आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ और शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद द्वारा आयोजित धार्मिक न्यास समागम का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उपस्थित बड़ी संख्या में साधु संतों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने भी साधु संतों एवं गणमान्य व्यक्तियों का अभिवादन किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद द्वारा हरित पौधा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में शिरकत की है और सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा आयोजित धार्मिक न्यास समागम का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उपस्थित बड़ी संख्या में साधु संतों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया है। मुख्यमंत्री ने भी साधु संतों का अभिवादन स्वीकार किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा हरित पौधा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि परिषद द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत और सत्कार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित बापू सभागार में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा आयोजित इस धार्मिक न्यास समागम का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के रोजगार और नौकरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2005 में जब से उनकी सरकार बनी है तभी से युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना उनकी पहली प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा है कि पिछले 5 सालों में उनकी सरकार ने लाखों युवाओं को नौकरियां और रोजगार उपलब्ध कराया है। उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में भी युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार नए अवसर तैयार करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि पहले की मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना और कौशल विकास योजना को मिलाकर अब नई योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत 20 से 25 साल तक एक ऐसे युवा युवतियों को विशेष अवसर दिए जाएंगे जो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी या रोजगार से नहीं जुड़ सके हैं। इसके तहत युवाओं को न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक मदद और रोजगार की दिशा में मार्गदर्शित भी किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार का मकसद है कि हर युवा को रोजगार का मौका मिले। उन्होंने ये भी कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएं और रोजगार से जोड़ने की दिशा में उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। सहरसा नगर निगम अपने कारनामों में हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और इसी को लेकर 4 सदस्यीय उड़न दस्ता प्रकोष्ठ की जांच टीम सहरसा पहुंची है। नगर विकास एवं आवास विभाग के जरिए गठित जांच टीम नगर निगम में 70 से 80 करोड़ के गबन की शिकायत पर जांच करने के लिए पहुंची थी और 4 सदस्यीय जांच टीम जब नगर निगम के कर्मी से अभिलेख उपलब्ध कराने को कह रही थी तब अभिलेख उपलब्ध नहीं किया गया। हालांकि जेम पोर्टल के यूजर आईडी के माध्यम से जांच की जा रही है और जांच करने आए हरेंद्र कुमार उपाध्याय, अधीक्षण अभियंता उड़नदस्ता नगर विकास एवं आवास विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त अनुभूति श्रीवास्तव के समय जेम पोर्टल से खरीद की गई थी। सामानों में 70 से 80 करोड़ रुपए का गबन परिवाद दायर किया गया था। जेम पोर्टल का यूजर आईडी उपलब्ध कराया गया है और अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के बाद जांच की जाएगी। अररिया जिले के आरस थाना क्षेत्र अंतर्गत मटियारी वार्ड संख्या 1 में देर रात आपसी विवाद ने भयावह रूप ले लिया है। जानकारी के अनुसार 2 पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव ने हिंसक मोड़ तब लिया है जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 14 लोगों पर तेजाब फेंक दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को तुरंत अररिया सदर अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज अभी जारी है। चिकित्सकों के अनुसार कई पीड़ितों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आरएस थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। वहीं घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मैटर ये लोग का आपसी झगड़ा था, ये लोग शांत करने के लिए जा रहा था, वो लोग सुनार है। पुरानी मतलब पुराना नहीं, पुरानी नहीं, नया रंजिश स्मैक पीने के क्रम में ऐसा हुआ था। अच्छा। तो रंजीत कुमार यादव के घर में स्मैक पी रहा था, ये मना किया उनको कि भाई हमारे यहाँ तुम पीते हो, हमारा आगे 1 महीना 2 महीना पहले गाड़ी चोरी हुआ है, तुम ही लोग लिए हो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। मुखिया जी सब पंचायत करके मना किया है ना कि यहाँ मतलब स्मैक नहीं पीना है। तो इसी मैटर में वो लोग दोनों में वहाँ बगझग उगझग हुआ। वो लड़का अपना घर आ गया, घर में आकर के हम उनका घर पे भी जाके समझाए, उसके बाद भी नहीं माना। वो लोग आक्रोश में आकर के, वो लोग सोनार का काम करता है, सोनारी का, सोना चांदी का, तेजाब उजाब घर में रहता है। ये लोग जो गया, वो लोग को एक नाती को मारने उड़ने लगा था, तो ये लोग गया छुड़ाने उड़ाने के लिए, साइकिल भी कब्जा कर लिया था, जिसके क्रम में वो लोग घर से गेट लगा करके तेजाब छीट करके 6-7 आदमी सबको घायल कर दिया है। जो आदमी घायल हुआ है, करीब 12-14 आदमी घायल है, 2-3 आदमी तो गांव में भी महिला है। भी है जी, गांव में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर राजधानी रांची सहित राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा उत्साह के साथ देशव्यापी स्वास्थ्य नारी सशक्ति अभियान चलाया गया है और इस दौरान देश की महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस पहल की शुरुआत करने की बात प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, वो झारखंड सरकार पहले से ही कर रही है। तो वहीं रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं से संबंधित किसी सौगात के बजाय प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ भारत पाकिस्तान विवाद पर ही केंद्रित नजर आया है। यहाँ सौगात कम था, यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान ज्यादा था। लेकिन चलिए, जन्मदिन के अवसर पर हमें लग रहा है कि हम लोग अपना समय दिए, यहाँ पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आए, हम लोग आए, पूरा विभाग यहाँ पे आया, हम लोग कार्यक्रम कराए। हमें उम्मीद था कि कुछ महिलाओं के लिए पैकेज मिलेगा, जांच किट मिलेगा राज्य को, तो ऐसी कोई बात नहीं। जो बेसिक्स है वो तो हम लोग पहले से करा रहे हैं, जांच तो पहले से हो रहा है, इलाज तो पहले से हो रहा है, दवाइयाँ हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग करा रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर का जाँच हम लोग करा ही रहे हैं, हर जगह कैंप हम लोग लगा ही रहे हैं। तो सिकल सेल जो एनीमिया है हमारा, उस किट को लेकर अभी 40 लाख हम लोग जांच कराने का हम लोग निर्णय लिए थे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल मुझे समझ में नहीं आया, टू ही फ्रैंक बता रहा हूँ। हमें लगा था कि राज्य को कुछ पैकेज मिलेगा, माताओं को कुछ पैकेज मिलेगा, बहनों को कुछ पैकेज मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था जामताड़ा में, मेरा छोड़ दिया हमने, यहाँ आए और चलिए। लेकिन चलिए, देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनका ऑनर करता हूँ। जो भी बात उन्होंने कहा, एक मार्गदर्शन के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं। और झारखंड की राजधानी रांची में 19 सितंबर से 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम डिफेंस एक्सपो शुरू किया जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए आज रांची पहुंच चुके हैं सीडीएस जनरल अनिल चौहान। उनका बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत भी किया गया है। इस दौरान उनके आगमन पर रांची वासियों और सेना के अधिकारियों में जमकर उत्साह देखने को मिला है, जिन्होंने पत्रकारों से बातचीत में सीडीएस जनरल के झारखंड दौरे पर चर्चा की है। जानकारी के अनुसार अनिल चौहान एयरपोर्ट से सीधा राजभवन के लिए रवाना हो गए, जहां सेना के विद्यार्थियों से संवाद भी वो कर सकते हैं। झारखंड प्रदेश कमेटी ने संगठन सृजन अभियान के तहत दुमका जिले में महत्वपूर्ण बैठक की है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और प्रभारी के राजू की उपस्थिति में आयोजित बैठक में जिला अध्यक्ष, पर्यवेक्षक और अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं वे हैं ग्राम पंचायत कमेटी और अर्बन लोकल बॉडी को सशक्त बनाने पर जोर देना, जो नगर निगम चुनाव के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अक्टूबर तक ग्राम पंचायतों में झंडा लगाना, कनेक्ट सेंटर को सूचना देना और प्रमाण पत्र वितरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
संगठनात्मक गतिविधियों में महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर भी इसमें जोर दिया गया है। वहीं 31 अक्टूबर तक बीएलए की नियुक्ति और प्रशिक्षण पूरा करने का निर्देश भी इस बैठक में दिया गया है। नवंबर में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ को मतदाता सूची जांच करने का निर्देश भी दिया गया है और बैठक में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की है और पोषण माह का शुभारंभ भी किया है। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी सेविकाओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया गया है और उपायुक्त ने पोषण प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो जिले में जागरूकता फैलाएंगे। इस दौरान मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र को बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए उपायुक्त ने निर्धारित कैलेंडर के अनुसार सभी कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं को विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कार्यक्रम में अपने संबोधन में उपायुक्त ने यह भी कहा है कि पोषण अभियान के अंतर्गत स्वच्छता, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल और शौचालयों के उपयोग के महत्व पर उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और बच्चों के पोषण को प्राथमिकता देने का संदेश भी दिया है। दुनिया के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के पूजन उत्सव के अवसर पर बोकारो में साध्य साधक और साधना का अद्भुत समागम देखने को मिला है। डालमिया सीमेंट और बोकारो स्टील प्लांट के साझा प्रयास से संचालित दीक्षा केंद्र में बच्चों को विभिन्न विद्याओं में पारंगत कर हाथों को मजबूत करने का काम कर रही है। वहीं बच्चों को टूल्स किट सहित अन्य सामानों को वितरण कर उत्साहित भी किया गया है। दीक्षा का ये केंद्र जिस तरीके से साधकों को मौका देकर साथ दे रहा है, ये बच्चों का उत्साह और केंद्र के संचालन में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्थाओं के उत्साह को दिखा रहा है। बोकारो सेक्टर 1 में चल रहे इस केंद्र से कब तक 1000 से ज़्यादा बच्चों को प्रशिक्षित होने का मौका मिल चुका है। अब न केवल अपना रोजगार कर रहे हैं, बल्कि कई अन्य लोगों को भी अपनी कला के माध्यम से रोजी रोटी कमाने का अवसर दे रहे हैं। रानीगंज गांव के मोहाली टोला में 28 वर्षीय खुशी देवी की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतका के पति बसंत मोहाली को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं मृतका के भाई प्रदीप कुमार मोहाली ने पति बसंत मोहाली, सास और देवर पर हत्या का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला माओवादियों को मार गिराया है। महाराष्ट्र सरकार ने उन पर कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। मौके से एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल सहित 2 आग्नेयास्त्र, भारी मात्रा में गोला बारूद और माओवादी सामग्री को जब्त किया गया है। गढ़चिरौली संभाग में गट्टा दल के कुछ माओवादी एटापल्ली तालुका से के पोस्ते गट्टा सीमा के अंतर्गत मौजा मोडस्को के वन क्षेत्र में वन विनाशकारी गतिविधियों और घात लगाकर हमला करने के इरादों से इकट्ठा हुए थे। वहीं गढ़चिरौली पुलिस बल की विशेष अभियान दल 1 की 5 इकाइयां अहेरी से तुरंत वन क्षेत्र में पहुंच गई और अभियान शुरू कर दिया गया और एक पुलिस दल और सीआरपीएफ की 191 बटालियन की कंपनी की एक टीम ने जंगल के बाहर से उक्त वन क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। जब पुलिस दल मौजा मोडस्को के वन क्षेत्र में माओवादी विरोध अभियान चला रहे थे, जंगल में छुपे माओवादियों ने जवानों को जान से मारने और उनके हथियार छीनने के इरादे से उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उस समय जब पुलिस ने माओवादियों से हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने की अपील की तो माओवादियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि पुलिस पर और भी ज़्यादा जोरदार हमला कर दिया। आपको बता दें कि जवानों ने जवाबी कार्यवाही और आत्मरक्षा के लिए माओवादियों पर गोलीबारी की है। वहीं पुलिस का दबाव बढ़ता देख
माओवादी घने जंगलों का फायदा उठाकर घटनास्थल से फरार हो गए। मुठभेड़ के बाद जब जवान वन क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाने गए तो घटनास्थल पर 2 मृत महिला माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं और दोनों मृत महिला माओवादियों की पहचान की पुष्टि की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के 11,000 शहरी हितग्राहियों को बड़ा तोहफा दिया है। वहीं दिवंगत नगर निगम कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में भव्य गृह प्रवेश कार्यक्रम भी किया गया है। इसके साथ निधि पॉइंट 2 योजना का शुभारंभ भी किया गया है और नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां उन्होंने हितग्राहियों को शासन की योजना के तहत मिलने वाली योजनाओं से जोड़ते हुए 11,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया है। साथ ही साथ 26 नगर निगम में कार्यरत दिवंगत परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। वहीं निधि पॉइंट 2 योजना की शुरुआत भी की गई है। शहरी विकास मंत्रालय के तरफ से हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साहब जी उस विभाग के मंत्री हैं, उनके विभाग के द्वारा यहाँ पर आवास स्वच्छता उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 26 बच्चों को आज अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान किए हैं। 11,000 पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र के जिनका शहरी आवास योजना पूर्ण हो चुका है, उनका गृह प्रवेश भी कराए हैं। स्वनिधि योजना 2.0 का भी शुभारंभ किए हैं। तो समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल हमारा प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत आगे रहा, इसके लिए मैं हमारे शहरी विकास मंत्री डिप्टी सीएम, उनके पूरे विभाग और प्रदेश भर की स्वच्छता दीदी, सफाई कर्मी सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने निमोरा स्थित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र में पंजीकृत बच्चों से आत्मीय मुलाकात भी की है, उन्हें गोद में उठाकर दुलारा भी है और उनके लिए संचालित गतिविधियों एवं सुविधाओं का बारीकी से जायजा भी लिया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, शिक्षा और संपूर्ण विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हैं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन गतिविधियों के अंतर्गत न केवल बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि उन्हें खेल खेल में शिक्षा भी दी जा रही है। इससे बच्चों की बौद्धिक, सामाजिक और शारीरिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। और आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी अदा की है। वहीं बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया है। उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना लाभार्थियों से भी संवाद किया है तथा उन्हें योजनाओं से अधिक लाभ उठाने की प्रेरणा भी दी है। बेमेतरा में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ कृषि उपज मंडी प्रांगण में विशाल जनसभा का आयोजन किया है। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और मंत्री रविंद्र चौबे और गुरु रुद्र कुमार सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सचिन पायलट ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस जनसभा से नया जोश आ गया है और देश भर में वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। राहुल गांधी ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है कि संविधान की रक्षा करना है ताकि वोट का अधिकार छीना न जा सके। इस पर हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की यह अभियान कामयाब होगा और हम भविष्य में वोट चोरी नहीं होने देंगे। वहीं जिस तरीके से देश के अंदर वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, अब ये
पब्लिक फोरम में बात आ चुकी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दस्तावेज सबके सामने प्रस्तुत किए, पूरे भारत की जनता के सामने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कोई भी नेता इस पर टिप्पणी नहीं कर पा रहे, इसलिए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वोट चोरी के खिलाफ देश भर में आयोजन हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में आज से हस्ताक्षर अभियान और गति हम लोग दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने आह्वान किया देश के लोगों से संविधान की रक्षा करनी है, वोटों का अधिकार छीने ना, इस पे हम लोगों को सब लोगों को मिलकर काम करना है। क्षेत्र में हर काम में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार फेल है। किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है, किसानों को बिजली नहीं दे पा रही है। किसान भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त है और उनको मालूम है एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी है जो आने वाले समय में किसान को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकता है और छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे ले जा सकता है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का प्रदेश में संगठन विस्तार अभी जारी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने बताया कि प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन हमारी पार्टी का संगठन विस्तार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और पार्टी ने अभी से ही प्रदेश की सभी 90 विधानसभा के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को जमीन पर काम करने के लिए लगाया गया है और इसके लिए व्यापक तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। प्रदेश के सह प्रभारी व दिल्ली सुल्तानपुर माजरा के विधायक मुकेश अहलावत ने लगातार 2 दिन तक प्रदेश के पदाधिकारियों की मैराथन बैठक की है, जिसमें उन्होंने एक अलग रणनीति पर चर्चा की है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश के सभी बड़े नेता उक्त रणनीति का कार्य करने की सहमति बनाए हैं और पार्टी द्वारा जल्द ही नए सदस्यों को जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में व्यापक अभियान भी चलाया जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी की नीतियों, विचारधाराओं और सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। वहीं सभी 90 विधानसभा प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में 21 सितंबर 2025 को मीटिंग करेंगे और उसमें उनकी विधानसभा की 10 प्रमुख मुद्दे होंगे या जन समस्याएं होंगी, उनको चिन्हित किया जाएगा और ऐसे 5 प्रमुख मुद्दे तय किए जाएंगे जिससे प्रदेश में पार्टी का संगठन और तेजी से बढ़ सके। आम आदमी पार्टी आगामी 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरे 90 विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं जो उस विधानसभा के नहीं होंगे और विधानसभा का संगठन का विस्तार उनकी देखरेख में संपन्न होगा और आगामी चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के ब्रह्मानेडी विकास खंड से शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला एक मामला प्रकाश में आया है। शासकीय प्राथमिक शाला कोपनियापाट के प्रधान पाठक राजेश्वर प्रसाद जायसवाल पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की गंभीर कोशिश का आरोप लगाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधान पाठक ने ग्राम कोनियापाट की नाबालिग छात्रा को घर में अकेला पाकर गलत हरकत की है और इस घटना की पुष्टि पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामवासियों और समग्र शिक्षा समिति के अध्यक्षों ने की है। शिकायत पर थाना सारा गांव में अपराध दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भी भेज दिया गया है। जिला शिक्षा विभाग ने भी तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रधान पाठक राजेश्वर प्रसाद जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरा मामला नवागढ़ ब्लॉक के कोसमंडी प्राथमिक शाला का है। यहाँ के शिक्षक सुभाष साहू ने नियुक्ति के समय फर्जी अंक सूची प्रस्तुत की थी और बीईओ स्तर पर जांच और संस्थान से सत्यापन के बाद अंक सूची को फर्जी पाया गया है, जिसके बाद जिला शिक्षा विभाग ने सुभाष साहू को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दिशा निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर एवं बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा आज जिला जेल जांजगीर खोखरा का निरीक्षण प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में किया गया है। निरीक्षण के दौरान जेल के प्रत्येक बैरक पर जाकर बंदियों के रहने की व्यवस्था, बंदियों की समस्याएं व खान पान की जानकारी लेते हुए बंदियों के संबंध में शिकायत पेटी, पाकशाला, अस्पताल, कार्यालय कक्ष, किशोरी बंदियों की पहचान, जमानत एवं अपील के संबंध में जानकारी, लीगल एड क्लिनिक द्वारा दी जाने वाली बंदियों की सुविधा, बंदियों की सामानों की जांच और बंदी कॉलिंग की सुविधा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, बंदी मुलाकात केंद्र, अस्पताल सुविधा की जाँच की गई है। इसके साथ ही बंदियों की समस्याओं को सुना भी गया है। उन्होंने जेल परिसर में स्वच्छता, रसोई कक्ष की साफ सफाई एवं रखरखाव, अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी भी हासिल की है।
2023 में एक चॉकलेट का लालच दिखाकर 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो अदालत ने इस हैवानियत पर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए न्याय के साथ समाज को स्पष्ट संदेश दिया है। पूरा मामला खैरागढ़ जिले के गंडई थाना क्षेत्र का है, जहां संजय गोस्वामी और मंगलू एक दुकानदार के वेश में दरिंदा निकला, जिसने वर्ष 2023 में बच्चों के पास अपनी अंकल की छवि बना रखी थी और एक दिन उसकी नज़र पड़ोस की 5 साल की एक मासूम बच्ची पर पड़ गई। उसने बच्ची को पहले चॉकलेट दिया और फिर उसका विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन उसने पीड़ित बच्ची को एक नए झांसे में फंसाया और मासूम बच्ची खुशी खुशी आरोपी के साथ चली गई, जहां दरिंदे ने उसे एक सुनसान ईंट भट्टे में ले जाकर वह कृत्य किया जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। आरोपी ने पीड़ित बच्ची को डराया कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे वह जान से मार देगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर विदिशा में कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अनोखा विरोध दर्ज किया है। माधवगंज पर बेरोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें एमबीए और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं ने पकौड़े तलकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के युवा नेता संतोष कुशवाहा की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी उन्होंने दी है। वहीं कांग्रेस का मुख्य संदेश था कि पढ़े लिखे नौजवान नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और उन्हें मजबूर होकर छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित करौंदी गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है। यह गांव विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है और इसकी खासियत यह है कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। इसी वजह से करौंदी गांव को भारत का दिल भी कहा जाता है। करौंदी गांव की आबादी लगभग 200 से 300 है। यहाँ पर भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु स्मारक भी मौजूद है। सरकार ने इस स्थान को टूरिज्म मेगा सर्किट में भी शामिल किया था और 12 एकड़ भूमि स्मारक के लिए आवंटित भी की गई थी। वहीं उद्योग विभाग ने 250 एकड़ जमीन उद्योगों के लिए तय की थी, लेकिन हकीकत में करौंदी गांव की स्थिति अब बेहद खराब नजर आ रही है। स्मारक का रखरखाव नहीं होने से टाइल्स उखड़ चुकी हैं और स्मारक जर्जर हालत में देखी जा रही है। 2017 में 61 लाख रुपए की लागत से सुंदरीकरण में खर्च किया गया था और महज कुछ ही सालों में हालत आपके सामने है। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।